हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 7 की 4th चैप्टर मुगल साम्राज्य के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मुगल कौन थे और वे अपना सैन्य अभियान किस प्रकार से करते थे। उसके बाद हम मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए मुगल परंपराओं को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसा था। अध्याय के आखिर में हम मनसबदार, जागीरदार, अकबर की नीतियां जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मुगल कौन थे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी यादें सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार यानी खून से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। इसके बावजूद मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटे समय के लिए ही संभव हो पाता था। 16वीं सदी के मध्य से मुगलों ने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। हमारा अगला टॉपिक है मुगल सैन्य अभियान। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पिता की गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। हमारा अगला टॉपिक है मुगल के अन्य शासकों के साथ संबंध। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सामान्य व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। हमारा अगला टॉपिक है मनसबदार और जागीरदार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादा सरदार तुरानी यानी तुर्की के थे,
लेकिन अब इन छोटे समूहों के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। ये अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भागों में सेवा करते रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के लगभग बराबर रहे। हमारा अगला टॉपिक है जब्त और जमींदार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व यानी कर था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 1570 से 1580 ईस्वी की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। हमारा अगला टॉपिक है अकबरनामा और आईने अकबरी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 भागों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के घटनाओं का विवरण लिखा है। तीसरा भाग आईने अकबरी है, जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। हमारा अगला टॉपिक है 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुगल साम्राज्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई, लेकिन मुगल साम्राज्य में सामाजिक असमानताएं भी साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके स्वारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे,
जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।